नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। क्या संकट विकराल आ गया? अब शहर से गांव जाना पड़ेगा। शुरुआत हो चुकी है। सूरत हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, बड़े बड़े महानगरों में जैसे कोविड में पलायन शुरू हुआ था वैसे हो चुका है। सिलेंडर 2 से 3 हजार का मिल रहा है, जिसे मीडिया का संवर्ग नहीं बता रहा। रुपया आज 94 पार हो गया। प्रधानमंत्री का मयार गिरा कि नहीं गिरा, ये तो पूछना पड़ेगा। देश के हालात कैसे हैं आप सबके सामने हैं। जो भी सरकार में होता है उसी की जिम्मेदारी होती है। जब कोरोना की वाहवाही आप लूटोगे कि मोदी थे इसलिए देश बच गया, तो फिर आज जो हो रहा है तो वो भी मोदी की वजह से ही हो रहा है। ये बात दर्शकों को समझ लेनी चाहिए। तो आज हम चर्चा करेंगे, क्या देश में मौजूदा परिस्थितियां, मौजूदा हालात जब बिगड़ रहे हैं तो बुरे दिनों में विश्व गुरु किधर भागे, कहां चले गए हैं, देश को संभालेगा कौन? ताली थाली कुछ तो बजवाओ, कैसे भी तो इस समस्या से निकलवाओ, क्योंकि आज भी 22 जहाज उसी बंदरगाह पर फंसे हुए हैं, वहां तक आ नहीं पा रहे हैं, अभी भी वहां से काफी दूर हैं और बड़ी तादाद में हमारे नाविक और सैनिक भी उसी पर फंसे हुए हैं। इधर मजदूरी करने वाले जो वर्ग है, तबका है, वो भूखे पेट कब तक काम करेगा? कई लोगों के वीडियोस आ रहे हैं कि 2 दिन से भोजन नहीं मिला है, कि 1 दिन से नहीं मिलेगा। इस सब पर भी बात करेंगे। तो सर, क्या संकट विकराल है? अब गांव की तरफ भागना ही पड़ेगा, कोई रास्ता बचा नहीं। निश्चित तौर पर शिव कुमार जी, विश्व गुरु ने जो अच्छे दिन का वादा किया था वो एक बार फिर पलायन की तरफ ले आया है। आपने वो दृश्य देखे होंगे, लोग सूरत से, बड़ौदा से, गुजरात के तमाम शहरों से, महाराष्ट्र से, बंगाल से चल पड़े हैं। अभी सड़कों पर नहीं निकले हैं क्योंकि आवागमन की सुविधाएं चल रही हैं। कोविड में तो चूंकि गाड़ियां बंद थी, ट्रेनें बंद थी, तो लोग हजारों किलोमीटर चलकर अपने गांव पहुंचे थे। लेकिन आज अचानक ये नौबत कैसे आ गई? ये नौबत इसलिए आ गई है कि ऊर्जा का संकट महाविकराल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव रैलियों में व्यस्त हैं। सरकार के प्रवक्ता झूठ फैलाने में लगे हुए हैं। मंत्रियों को कुछ पता ही नहीं है कि कहां से तेल आएगा, कहां से गैस आएगी, जहाज कब वहां से छूटेंगे। फर्जी तारीफ के ट्वीट करके मंत्री लोग घर जाकर सो जाते हैं। आज संकट कितना बड़ा है शिव कुमार जी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि कल अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने पूरी दुनिया को चेताया है। उसने ये कहा है कि मौजूदा संकट जो पश्चिम एशिया में लड़ाई के चलते आया है, उसका असर पूरी दुनिया पर होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने यह भी कहा है कि जितना हो सके ऊर्जा का, गैस का कम इस्तेमाल करें। भारत में तो कोई आपदा प्रबंधन नाम की चीज ही नहीं है। सरकार का कोई अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है कि कोई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बना हो, कैबिनेट की कोई कमेटी इसके लिए बनी हो कि आपदा है उसको टैकल करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई। वैसे तो कैबिनेट की जिम्मेदारी है, लेकिन एक सब कमेटी बनाई जाती है ऐसी आपदा के अवसर पर। 4 मंत्रालयों के प्रवक्ता रोज आकर बैठ जाते हैं अपना मुखौटा लेकर, रोज एक ही बात दोहरा रहे। 22 जहाज फंसे हैं हॉर्मुज में, 661 नाविक वहां पर अभी तक ठहरे हुए हैं, कैद हैं। एक तरह से कैद है वो। आप समंदर में एक जगह लंगर डालकर 22-23 दिन से खड़े हुए हैं। घर वाले चिंतित हैं, एक की और मौत हो गई, कल दुबई उसका शव पहुंचा है। ऐसी स्थिति में सरकार कहां है शिव कुमार जी? कोई मुझे बता सकता है कि सरकार नाम की कोई चीज कहीं दिखाई दे रही हो? गैस की किल्लत से पूरे देश में लोग परेशान हैं, कतारें लगी हुई हैं, लाइनों में लगकर लोग मर रहे हैं, खाना नहीं बन रहा है 2-2, 3-3 दिन तक। शादियों में समस्या पैदा हो गई है। तमाम यूट्यूबर्स, बहुत सारे जो जमीनी काम करने वाले पत्रकार हैं, वे बता रहे हैं कि छोटे छोटे ठेले, खोमचे, मोमोज वाले, ऑमलेट बनाने वाले, जो लोग भी कमर्शियल गैस का इस्तेमाल करते थे, छोटे से छोटे फूड जॉइंट,
रेस्टोरेंट्स, बड़े होटल्स, ढाबे बंद होने के कगार पर है। तो अब आदमी क्या करे? अब आपके उस सवाल पर आते हैं। व्यक्ति को लग रहा है अपने गांव जाकर कम से कम लकड़ी के चूल्हे पर दाल उबालकर रोटी बेलकर बनाकर खा लेगा। लकड़ी तो मिल ही जाएगी जंगल में। बिल्कुल। तो चलो गांव की ओर। नरेंद्र मोदी ने देश की बड़ी आबादी को गांव वापस भेज दिया। जाओ 100 साल पहले वाला जीवन जियो। उज्ज्वला गैस का तो मैंने एक ढिंढोरा पीटा था। वो जुमला था जिसमें से रिफिल नहीं हुए गैस सिलेंडर हजारों लाखों। तो ये जो पलायन है, इससे और कैसे कैसे दुष्प्रभाव होंगे समाज पर, इसका अंदाजा अभी नहीं है। कल कारखाने बंद हो रहे हैं, लोग बेरोजगार होंगे, जीवन के हर हिस्से पर इसका असर होगा। मान लीजिए रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, ढाबे बंद हो रहे हैं, होटल्स बंद हो रहे हैं, तो उसमें काम करने वाले वेटर, चपरासी, खानसामा, बावर्ची, ये सब भी तो बेरोजगार होंगे। हर व्यक्ति गांव जाने की स्थिति में नहीं है। हर व्यक्ति के पास गांव में रोजगार नहीं है। वो क्या करेगा गांव जाकर? दैनिक जीवन यापन के लिए भी तो पैसे चाहिए। गांव में कहाँ है पैसे उसके पास? फिर वो मनरेगा में लग जाएगा। मनरेगा का तो नाम बदलकर उसकी सारी शर्तें बदल दी नरेंद्र मोदी। तो अभी आप देखिए, समस्या विकराल है जी। सर, इंडस्ट्रियल डीजल के कल इकाई 87 रुपया से 109 रुपया कर दिए गए, यानी 25% कुछ पॉइंट बढ़ गया। आप समझते हैं कि किसी चीज की 25% महंगाई कहां रखेगी? अब ढुलाई पर असर पड़ जाएगा, सब्जी की कीमतों पर असर पड़ जाएगा, बाजार में प्रत्येक चीज पर असर पड़ जाएगा। जो मार्केट में सप्लाई चेन वाली कंपनीज थी, उन्होंने कल से ही अपने रेट बढ़ा दिए हैं। आप किस चीज से निपटेंगे? पेट्रोल प्रीमियम बढ़ा दिया है, किसी दिन खबर आएगी। वो तो हम लोग अभी भाग्यशाली हैं, नॉर्मल भी 29 तारीख तक चुनाव है, तो ये रेट डीजल और पेट्रोल के उतने बेतहाशा नहीं बढ़ेंगे। वरना क्या होगा हम विचार भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब सस्ता तेल मिला तब भी भारतीयों को सस्ता तेल नहीं मिला, तो अब महंगाई पर महंगाई जरूर बढ़ेगी। लेकिन सर, डॉलर 94 रुपया पार हो गया। को क्या प्रधानमंत्री का वो वीडियो आपको 2013-14 वाला कहीं याद है? बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। हम तो चाहेंगे उसको सुनवाई दें। अगर मुझे 1 मिनट का समय दें आप, तो हम अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। वैसे तो शायद ही इस देश में कोई हो जिसने वो न सुना हो कि प्रधानमंत्री जी को पता था कि डॉलर की कीमत कैसे बढ़ती है। मैं जानता हूं, आइए सुन लेते हैं इसे। मुझे मालूम है इस प्रकार ज्ञान से नहीं होता। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे वो नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। क्या सर, हम आपको एक और चीज बता देते हैं कि मनमोहन की सरकार में रुपया का अवमूल्यन कम हुआ। साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में बेतहाशा। उसके बाद अब मोदी सरकार आई है तो इन्हें 54 रुपया का 61 रुपया का मिला है, और 61 रुपया के बाद फिर कुछ डाउन आया और आज 94 रुपया पार हो गया। और ये सर बहुत बड़ी बात नहीं है कि इसी युद्ध में ये 100 का आंकड़ा पार कर दे। तो हमारी वित्त मंत्री तो ये कह देंगी कि पहले हमें 94 रुपया में खरीदना मिलते थे, अब $1 के 100 रुपया नहीं मिलेंगे। ये भी तो उल्टा हम अंदाज कर सकते हैं। पहले $1 के हमें 46 रुपया मिलते थे, फिर 61 मिले, अब $1 अगर हम पे रखा है घर में तो हमें 100 रुपया नहीं मिलेंगे। ये लाभदायक नहीं है। बिल्कुल। बहुत अभी बहुत सारे गोदी मीडिया के एंकर्स हो सकता है आज आपको बताएं कि डॉलर महंगा होने के फायदे क्या क्या है। और ये एक बहुत बड़ा फायदा है सचमुच। जिसके घर पे $100-200 भी अगर पड़े हैं तो उसका तो बल्ले बल्ले हो जाएगी उसकी तो। लेकिन ये वही लोग हैं
जिनके एक महापुरुष का भाषण अभी हमने सुनवा दिया। उनका एक भाषण नहीं है। डॉलर की कीमत, रुपए की कीमत गिरने, डॉलर की कीमत बढ़ने पर नरेंद्र मोदी के न जाने कितने भाषण हैं। किसी में वे कह रहे हैं देश का सम्मान गिरता है, प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है, किसी में कुछ और कह रहे हैं। सुषमा स्वराज संसद में खड़े होकर कह रही थी नोट कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, ये देश का सम्मान और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ विषय है। अब 94 रुपए पार कर गया एक डॉलर। न तो बीजेपी के किसी कार्यकर्ता, नरेंद्र मोदी के अंधभक्त, आरएसएस के स्वयंसेवक, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं तो एक चुनौती देना चाहता हूं शिव कुमार जी, मुझे आप अपने आसपास की दुनिया में से एक भी अंधभक्त मोदी समर्थक या संघ कार्यकर्ता का सोशल मीडिया प्रोफाइल दिखा दीजिए जिसमें रुपए की कीमत गिरने पर एक लाइन की पोस्ट हो 2014 से लेकर अब तक। किसी एक की वॉल पर दिखा दीजिए। हमारे आपकी मित्र मंडली में बहुत से लोग हैं, हमारे बहुत करीबी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, सामान्य कार्यकर्ता से लेकर बड़े बड़े नेताओं तक। गैर राजनीतिक वो लोग हैं जो मोदी की अंधभक्ति में पागल हैं। क्या आपने उनकी वॉल पर रुपए की कीमत गिरने संबंधी एक लाइन कभी पढ़ी है? हम हीरो हीरोइनों की बात ही नहीं कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन कार में आग लगा रहे थे पेट्रोल छिड़क कर, जूही चावला बहन का अंत्य वस्त्र खिसक रहा था, गनीमत है डॉलर नहीं था। परेश रावल, शिल्पा शेट्टी, कौन कौन से अमिताभ बच्चन ने रुपए और डॉलर के पता नहीं कौन से अंग्रेजी व्याकरण में से शब्द बना लिए थे। उनको छोड़ दीजिए, वो तो नहीं कर सकते। लेकिन आम हिंदुस्तानी जो कल तक रुपए की कीमत गिरने पर बिलबिलाता था, वो नरेंद्र मोदी से क्यों नहीं पूछता कि क्या कारण है रुपए की कीमत गिर रही है? मोदी जी को तो कारण मालूम था ना। मैं जानता हूं, मैं सरकार में हूं। तब तो वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अब तो इस महादेश के तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, तो कारण ही बता दें। लेकिन मैं एक सूचना देना चाहता हूं शुमार जी, संभवतः 23 तारीख को, परसों, प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन देने आ रहे हैं, ऐसी सूचना मिली है। पता नहीं सही है या गलत है, तो मेहरबानी करके उस दिन एक तो नोटबंदी के बारे में कुछ बता जाएं। अब तो बहुत साल हो गए, 10 साल होने वाले हैं, इस बारे में कुछ बता जाएं। रुपए की कीमत क्यों गिर रही है? चीन को लाल आंखें दिखा जाएं, कुछ तो बोल जाएं अंतरराष्ट्रीय दबाव के बारे में। जी, ऐसा भी तो हो सकता है नाले की गैस के बारे में बताना चाह रहे हो कि हो गैस से सकता, भोजन हाँ। बनाएं क्योंकि गैस की समस्या आ रही है। वो ये भी बता सकते हैं कि मैं रुपया नहीं रोक पाया हूं, इसलिए आप कहें तो किसी चौराहे पर मुझे 1 महीने का मौका और दे दें। वो ये भी कह सकते हैं कि जो ईरान और अमेरिका का युद्ध है इसे हम जल्द ही बंद करवा देंगे, और जो होर्मुज में हमारे जहाज फंसे थे बंदरगाह पर, वो बाकायदा माफी मांगकर वो भेजने को तैयार हैं। ये भी बता सकते हैं। बोल सकते। लेकिन समस्या ये है कि बंगाल का चुनाव इनके जीवन का 2 बार संकट बन चुका, ये दूसरी बार है। पहले बंगाल के चुनाव में सर आपको याद होगा लाशों का अंबार लगा था, प्रधानमंत्री का भाषण नहीं बंद था। 1-2 बार तो ऐसी नौबत आई कि इनकी भीड़ से निकले हुए लोगों को भी जान चली गई, लेकिन प्रचार बंद नहीं हुआ। और इस बार भी इस प्रचार में फिर 5 वर्ष बाद आया है तो एक बड़ी तबाही लेकर आया है। इस तबाही के परिणाम कैसे होंगे अभी हम बहुत हल्के में ले रहे हैं, लेकिन ये तबाही बहुत बड़ी है। अगर चूल्हा चलना बंद हुआ तो पूरा शहर गैस पर, एलएनजी, पीएनजी और इसी पर सब एलपीजी पर ही आधारित है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। होगा क्या? देश के इन हालातों में लोगों को भोजन कैसे मिलेगा? क्योंकि अभी तक की जो आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट है वो बहुत घटिया है कि इस देश का 70% लोगों का तबका बाजार से 100 ग्राम जलेबी खरीदने के लिए भी कई बार उसे सोचना पड़ता है। तो उस जगह पर अगर गैस के चूल्हे, गैस की कीमतें इतनी बढ़ी तो क्या भोजन मिलेगा? मेरा सर बहुत छोटा सा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, भोजन नहीं मिलेगा तो हो सकता है मोदी जी परसों आकर ये कहें कि सच्चे देशभक्त हो तो हफ्ते में कम से कम 2 दिन उपवास रखो, हवा पानी खाओ पियो, कह सकते हैं।
उनके अंधभक्त तो कहते ही रहते हैं आपको गैस की पड़ी है। वहां सियाचिन में ग्लेशियर में -40 डिग्री में हमारा जवान खड़ा हुआ है, आपको आटा दाल और तेल की पड़ी हुई है। कीमतों की बात चल रही थी, आपने कहा भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं एक छोटी सी सूची दोहराना चाहता हूं, सुन लीजिए हमारे दर्शक, वैसे तो सबको पता ही होगा, लेकिन देखिए क्या क्या कीमतों पे उछाल आया है। कमर्शियल सिलेंडर 146 रुपए महंगा हुआ, घरेलू एलपीजी 60 रुपए, सरसों का तेल 30 रुपए प्रति लीटर, रिफाइंड तेल 30 रुपए प्रति लीटर, ये बढ़ोतरी बता रहा हूं। इंडस्ट्रियल डीजल 22 रुपए प्रति लीटर, पाम ऑयल 25 रुपए प्रति लीटर, कोयला, अगर आप सोच रहे हो गैस नहीं मिलेगी तो कोयले की सिगड़ी पर रोटी बना लेंगे, तो कोयला भी 15 रुपए प्रति किलो महंगा हो चुका है। प्रीमियम पेट्रोल 2 रुपए 35 पैसे, जोमेटो डिलीवरी फीस 2 रुपए 40 पैसे, हवाई यात्रा टिकट 425 से लेकर 2300 रुपए तक बढ़ गया, प्लास्टिक बोतल सेट 40 रुपए, इंडक्शन स्टोव 40% महंगा हो गया। हम लोग 3-4 दिन पहले इंडक्शन की बात कर रहे थे, ऑनलाइन मिल नहीं रहा था, अब मिलने भी लगा है तो 40% महंगा हो गया। माने आप सोच सकते हैं कैसी उछाल मारी है महंगाई ने। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, एस्मा लगा रखा है सरकार ने, कहाँ है एस्मा, क्या हो रहा है उस एस्मा से, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई। किसी गोदाम से 10-20-100 सिलेंडर जब्त कर लेना, उससे पूरे देश की समस्या तो हल नहीं होगी। तो ये सरकार बहराई हुई है बुरी तरह से, उसको सूझ नहीं रहा कि सरकार होने के नाते उसे क्या करना चाहिए। और ये सब इसलिए हो रहा है कि नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति के मोर्चे पर जो खिलवाड़ किया, अपने परंपरागत मित्रों को खोकर अमेरिका और इजराइल जैसे देशों की गोद में बैठ गए, उसकी सजा हम और आप भुगत रहे हैं। ये जो बेचारे मजदूर अपने घरों की तरफ लौट लिए हैं, गांव की तरफ, इनका कोई कसूर नहीं है, इनको तो नरेंद्र मोदी के किए की सजा मिल रही है। और दुर्भाग्य यह है कि नरेंद्र मोदी ने जितने दावे किए थे आज तक एक भी खरा नहीं उतरा। सिर्फ एक चीज का जिक्र कर दें, नोटबंदी में एक दावा किया गया था कि नकली नोट खत्म हो जाएंगे। अभी कोई फिल्म आई, हमने सुना है तो कोई प्रोपेगेंडा फिल्म है, हम तो ऐसी फिल्में देखते नहीं हैं, सुना है उसमें यह बताया गया है कि नोटबंदी इसलिए की गई थी कि पड़ोसी देश से 60,000 करोड़ जाने कितने नकली नोट आने वाले। मोदी और उनके समर्थक निरंतर दावा करते थे, हम और आपने खूब गालियां खाई हैं, जिसमें वे दावा करते थे नकली नोट का चलन बंद हो जाएगा नोटबंदी से। लेकिन इन्हीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गुजरात में एक धर्मगुरु, एक बाबा जी नकली नोटों का अच्छा खासा कारखाना चला रहे थे। अब सलाखों में है पूरा गिरोह। तो नरेंद्र मोदी की जितनी इस तरह की उड़ान छल्ले वाली बातें थी, उन सब का खुलासा हो चुका है, उन सब की कलाई खुल चुकी है, वरना आज देश का ये हाल नहीं होता जो हाल आज की तारीख में है। जी सर, बड़ा विकराल परिस्थितियां बनती चली जा रही हैं देश में, और देश की तो छोड़ो विश्व की। आप देखो कि जिस ईरान से अमेरिका लड़ाई लड़ रहा है और 34 साल से उसके तेल पर पाबंदी लगा रखी है, वो अमेरिका ईरान की पाबंदी खोल रहा है। आप क्या कहोगे? और हमारे विश्वगुरु समझते हैं कि हम बहुत अच्छा करते हैं। अमेरिका का क्या है? अमेरिका ने रसिया के तेल पर पाबंदी थी, वो हटा दी। पहले भारत को इसलिए हटा दिया लोग समझें कि भारत भी आज भी अमेरिका के कहने से ही काम करता है। फिर उन्होंने पूरे विश्व की हटा दी, उसमें किसी देश का एजेंडा नहीं था, किसी देश का नाम नहीं था, किसी देश की जिक्र नहीं था। अभी ईरान की हटा दी। अब कई 100 करोड़ बैरल तेल ईरान का चला जाएगा। ईरान का भी नुकसान कवर हो जाएगा, क्योंकि वो भी $80-90 प्रति बैरल बेच रहा था, वो $200 में बिक जाएगा, तो इतना ही नुकसान हुआ होगा जो इससे रिकवर हो जाएगा। लेकिन भारत इस पूरे नुकसान के फेर में ऐसा फंस गया है, एक तो सस्ता तेल वो बांग्लादेश को बेच चुका, और इस भारतीय हिंदू की किसी की आस्था नहीं अभी तक जागी है। 5,000 टन डिलीवर भी हो गया, 1,85,000 टन और देना है। किसी की हिंदुत्व की आत्मा नहीं जाग रही है कि आप मुस्लिम कंट्रीज को तेल हमारा सस्ता कैसे बेच दोगे।
वो सौदा है सर, और वो देनी पड़ेगी, देना पड़ेगा। इधर हमको तेल महंगा मिलना शुरू हो गया, तो उसका खामियाजा हम भारतीय भुगतेंगे, क्योंकि सस्ता वाला उधर चला जाएगा और महंगा वाला हमें दिया जाएगा। इन सब बातों में आम आदमी तो पिसेगा, आम आदमी तो मरेगा, वो कहां जाए, वो क्या करे, वो कैसे जिएगा, ये सरकार का कोई आदमी जवाब ही नहीं देता। जो प्रवक्ता आते हैं सरकार के, अभी आप कहते हैं, वो एक ही बात कहते हैं, 22 जहाज फंसे हैं और हम जल्द उसके निकाल रहे हैं। वो निकलेगा कब? देखिए, आम आदमी तो जब तक खुद नहीं जागेगा, हिंदू मुस्लिम नफरत की आग में से खुद बाहर नहीं निकल के आएगा, उसे तो ये सब बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। सरकार से जब तक वो ये सवाल नहीं पूछेगा कि मेरा क्या कसूर है कि मेरे घर में गैस सिलेंडर नहीं है, मैं तो समय से टैक्स देता हूं, वो तो एक माचिस भी खरीदता है तो टैक्स देता है इस देश को, सरकार को। तो जब तक वो खुद उठकर खड़ा नहीं होगा, वो पूछेगा नहीं कि हमको नहीं चाहिए मंदिर मस्जिद, हमको औरंगजेब की कब्र से कोई लेना देना नहीं है, आप औरंगजेब की कब्र खोदते हैं, उससे मेरे बेटे को रोजगार नहीं मिलता, मेरी बेटी काम पर नहीं पहुंचती उससे। जब तक ये सवाल नहीं पूछेंगे तो आम जनता को भी यही भुगतना पड़ेगा। इसमें बहुत कुछ जिम्मेदारी तो जनता की भी है शिव कुमार जी। वो क्यों इस तरह के झांसे में आ जाती है, क्यों नहीं सरकार से सवाल पूछती है? तो जब तक वो सवाल नहीं पूछेगी, जब तक वो जागरूक समाज नहीं बनेगी, तो वो सिर्फ जनता बनी रह जाएगी। नागरिक बनना पड़ेगा, जागरूक नागरिक बनना पड़ेगा, तब नरेंद्र मोदी जैसे लोगों के कान खोलेंगे। वरना वे तो चुनाव प्रचार में तल्लीन है, मस्त है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनको कोविड में फर्क नहीं पड़ा। तो सर मेरा फिर एक सवाल है कि हमने प्रधानमंत्री चुना है कि प्रचार मंत्री चुना है? हम लोगों ने सोचा तो यही था कि प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, जिन लोगों ने भी वोट दिया हो, हमने तो नहीं दिया, ना हम कभी जीवन में उनको वोट देंगे, लेकिन जिन लोगों ने भी वोट दिया उन्होंने सोचा तो यही होगा कि वो एक ऐसा प्रधानमंत्री चुन रहे हैं जो 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देगा, चीन पर कब्जा कर लेगा, इस्लामाबाद पर तिरंगा फहराएगा, पेट्रोल 30 से 40 रुपए पर लीटर मिलेगा, गेहूं तेल साग भाजी सब सस्ती हो जाएगी, यही सोचकर तो चुना था। लेकिन अब वो अगर सिर्फ प्रचार मंत्री बनकर रह गया है, सैकड़ों करोड़ रुपए उसके प्रचार प्रसार पर खर्च होते हैं, तो ये जिम्मेदारी तो जनता की है। वो सवाल पूछे कि जब कोविड में लोग मर रहे थे तो आप चुनाव प्रचार में क्यों लगे हुए थे? इस वक्त लोग गैस के बिना भुखमरी के कगार पर पहुंच रहे हैं, तब भी आप चुनाव प्रचार में क्यों लगे हैं? सवाल तो पूछना पड़ेंगे जनता को। सिर्फ शिव कुमार मिश्रा और डॉक्टर राकेश पाठक सवाल पूछते रहे, इससे काम नहीं चलेगा। और हम भी तो जनता की तरफ से सवाल पूछ रहे हैं, हम तो जनता के ही प्रतिनिधि हैं, इसलिए अब मैं पूरी जिम्मेदारी जनता पर डालता हूं। जी चलिए सर, आपने अब जनता पर जिम्मेदारी डाली है और हमें कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी कि जनता हमें क्या बताती है और जनता किस तरीके से साथ आती है। फिलहाल इस प्रोग्राम को यहीं विराम देंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।